रामलाल का आंगन, गांव का एक साधारण घर। रामलाल, रामलाल की पत्नी, गांव की कुछ औरतें सब बैठे हैं। रात का समय, आंगन में सन्नाटा है। सुलेखा 10 महीने की है और एक छोटी चारपाई पर सो रही है। अचानक वो करवट लेती है और किनारे से सिर की बल नीचे गिर जाती है। रोने की आवाज गूंजती है। अरे क्या हुआ सुलेखा, मेरी बच्ची? घबराकर उसे उठाती है। पता नहीं कैसे गिर गई। देखिए, इसके सिर के पिछले हिस्से में चोट लगी है। बहुत जोर से गिरी है। भगवान खैर करे कहीं अंदरूनी चोट ना आई हो। समय तेजी से बीतता है। सुलेखा बड़ी हो रही है, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं है जो दूसरे बच्चों में होती है। 2 साल बाद सुलेखा बिस्तर पर पड़ी है। उसे तेज बुखार है। उसके चेहरे और हाथ पैरों पर लाल दाने उभर आए हैं। गांव की एक औरत, अरे रामलाल भाई, इसे तो बड़ी माता निकली है। संभल कर रहना होगा, वरना ये बीमारी सबको लग जाएगी। मेरी सुंदर बच्ची का चेहरा देखो। ये जहरीले दाने तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये गहरे काले दाग, हाय, अब इससे शादी कौन करेगा? सुंदरता तो चली गई, पर जान बच जाए वही बहुत है। भगवान ने इसके भाग्य में क्या लिखा है समझ नहीं आता। 5 साल बाद सुलेखा आंगन में खेल रही है। उसकी बहनें उसे चिढ़ा रही हैं। सुलेखा, जा जरा कुएं से बाल्टी लेकर आ। बोल, क्या तू लाएगी? देखो देखो, फिर से अटक गई। सुलेखा नहीं, तू तो सच में भोली है। बुद्धू कहीं की। आंखों में आंसू भरकर नीचे देख लेती है और इशारे से मना कर देती है। रामलाल अपनी पत्नी से बात कर रहा है। 5 साल की हो गई है, पर ढंग से एक शब्द नहीं बोल पाती। जब भी मुंह खोलती है लोग हंसते हैं। और शक्ल तो देखो, जैसे कोयले से दाग दिए हों। बाकी 3 बेटियां कितनी सुंदर और समझदार हैं, और एक ये है। मुझे तो डर है कि ये ताउम्र हमारे गले का हार बनी रहेगी। मैं भोली हूँ। गांव में नए खुले प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन करने तहसीलदार साहब आए हैं। वे रामलाल के घर चाय पी रहे हैं। आसपास गांव के कुछ लोग हाथ बांधे खड़े हैं। देखिए नंबरदार साहब, आप इस गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। सरकार ने ये स्कूल लड़कियों के भविष्य के लिए खोला है। जी हुजूर, ये तो बड़े गर्व की बात है। सिर्फ गर्व से काम नहीं चलेगा, आपको एक मिसाल पेश करनी होगी। अगर नंबरदार अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजेगा तो बाकी गांव वाले क्यों भेजेंगे? मैं चाहता हूं कि कल ही आप अपनी बेटियों का दाखिला करवाएं। पर हुजूर, गांव की रीत, मेरी बेटियां। ये मेरा आदेश भी है और सलाह भी। कल मैं स्कूल की सूची देखूंगा। तहसीलदार के जाने के बाद रामलाल अंदर अपनी पत्नी के पास जाता है। वो बहुत परेशान है। भाग्यवान, सुना तुमने? तहसीलदार साहब कह गए हैं कि बेटियों को स्कूल भेजना होगा। क्या आपका दिमाग तो ठिकाने है? क्या अब हम अपनी बेटियों को पढ़ाकर उनकी शादी की राह बंद करेंगे? जो लड़की स्कूल की दहलीज लांघ गई, उससे शादी कौन करेगा? ये मर्यादा के खिलाफ है। मैं जानता हूं, पर मैं तहसीलदार साहब को मना भी नहीं कर सकता। उनकी बात टालने का मतलब है सरकार से दुश्मनी। अब क्या करें? थोड़ी देर सोचती है, फिर उसकी नजर कोने में बैठी गंदी फ्रॉक पहने भोली पर पड़ती है। एक रास्ता है। पत्नी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आती है। वो दबी आवाज में रामलाल के कान के पास जाती है। हम अपनी बाकी बेटियों राधा, मंगला और चंपा को स्कूल नहीं भेजेंगे। उनकी शादी में दिक्कत आएगी। लेकिन इस भोली का क्या? भोली? हाँ, वैसे भी इसकी शक्ल चेचक के दागों से बिगड़ी हुई है और अक्ल तो इसमें है ही नहीं। इससे कौन शादी करने वाला है? वैसे भी ये हमारे सिर पर बोझ है। इसे स्कूल भेज देते हैं। पर तहसीलदार साहब ने तो बेटियों के लिए कहा था। कह देना कि बाकी पढ़ रही हैं या बीमार हैं। कम से कम एक तो स्कूल जाएगी तो साहब खुश रहेंगे।
और सुनिए, स्कूल की उन मास्टरनियों के सिर इसकी मुसीबत डाल देते हैं, वो ही माथापत्ती करेंगी इसके साथ, हमें तो छुटकारा मिलेगा। भोली जो कोने में बैठी स्कूल शब्द सुनकर सहम जाती है। उसने अपने दादा के पालतू बैल लक्ष्मी को देखा था, जिसे घर से बाहर ले जाकर बेच दिया गया था। ना ना बाबा, मैं स्कूल नहीं। चुप कर, तू क्या जाने स्कूल क्या होता है। तेरा भाग्य जाग गया है जो तुझे स्कूल भेजा जा रहा है। कल इसके बाल ठीक कर देना और कोई पुराना धुला हुआ कपड़ा पहना देना, वरना मास्टरनी क्या सोचेगी कि नंबरदार की बेटी कैसी फटी हाल है। भोली की आंखों में डर है। उसे लग रहा है कि उसे घर से निकाला जा रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये तिरस्कार ही उसके सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी बनने वाला है। सुबह का समय है। भोली को जबरदस्ती घसीटकर नहलाया जा रहा है। वो डर के मारे कांप रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसे भी गाय लक्ष्मी की तरह बेच दिया जाएगा। सीधा खड़ी रह, देख कितनी गंदगी जमा है। आज नंबरदार की बेटी स्कूल जा रही है, कम से कम इंसान तो लग। चुपचाप ये कपड़े पहन। चंपा की पुरानी फ्रॉक है पर धुली हुई है। आज तुझे तेल भी लगा देती हूँ, वरना मास्टरनी कहेगी कि क्या जंगली बच्ची भेजी है। जब भोली ने खुद को आईने में देखा, साफ कपड़ों में और तेल लगे बालों के साथ, तो उसके मन में एक विचार आया। आज को कोई मार नहीं रहा क्या? स्कूल अच्छी जगह है। स्कूल की दहलीज पर रामलाल भोली का हाथ पकड़कर स्कूल ले जाता है। स्कूल के पास पहुंचते ही भोली अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। अरे ओ बुद्धू, मैं तुझे कोई नरक में नहीं ले जा रहा, ये स्कूल है। चुपचाप यहाँ बैठ, मैं मास्टरनी जी से बात करता हूँ। रामलाल उसे अध्यापिका को सौंप देता है। भोली अपनी बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों से चारों ओर देखती है। उसे कई लड़कियां अपनी ही उम्र की दिखती हैं जो चटाइयों पर बैठी हैं। अध्यापिका कक्षा में आती हैं। वे बहुत शांत और सौम्य दिख रही हैं। वे एक एक करके सबका नाम पूछ रही हैं। अंजलि, भोली एक कोने में सिमट कर बैठी है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? देखो, ये तो बोल भी नहीं पाती। भोली बुद्धू भोली। आंखों में आंसू भर आते हैं। वो अपनी फ्रॉक का कोना उंगली से लपेटने लगती है और फूट फूट कर रोने लगती है। बाकी लड़कियां हंसती रहती हैं, लेकिन अध्यापिका का व्यवहार कुछ अलग है। जब सब लड़कियां बाहर चली जाती हैं, अध्यापिका भोली के पास आकर बैठती हैं। उनकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो भोली ने पहले कभी नहीं सुनी थी। उठो बेटा, अपना नाम बताओ। डरो मत, यहाँ तुम्हें कोई नहीं चिल्लाएगा। भोली। शाबाश, बहुत अच्छा। एक बार और कोशिश करो। पूरा नाम? भोली। वो चौंक जाती है कि उसने बिना ज्यादा अटके नाम बोल दिया। देखा, तुमने कर दिखाया। अगर तुम रोज स्कूल आओगी तो तुम इस गांव में सबसे ज्यादा पढ़ने वाली लड़की बनोगी। फिर कोई तुम पर नहीं हंसेगा, सब तुम्हारी इज्जत करेंगे। क्या तुम आओगी? भोली ने सिर हिलाकर हाँ कहा। उसके छोटे से दिल में पहली बार विश्वास का एक बीज बोया गया था। स्कूल अच्छा है, दीदी अच्छी है। स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। सभी बच्चे शोर मचाते हुए बाहर जा चुके हैं, लेकिन भोली अभी भी कोने में सिर झुकाए बैठी है। उसके गालों पर आंसुओं के सूखे निशान हैं। शिक्षिका उसके करीब आती हैं और बहुत कोमलता से उसके कंधे पर हाथ रखती हैं। बेटा, अब तो सब चले गए, तुम घर नहीं जाओगी? भोली गंदी है। तुम्हें ऐसा किसने कहा? मेरी नजर में तो तुम बहुत बहादुर बच्ची हो। तुमने आज अपना नाम बोलने की कोशिश की, ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षिका भोली की आंखों में सीधे देखती हैं। उनकी आंखों में उभास नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून है। चलो, एक बार फिर कोशिश करें, सिर्फ मेरे लिए। अपना नाम बताओ। शाबाश, थोड़ा और, तुम कर सकती हो। बोलो, भोली। कमाल कर दिया। देखो, तुमने कितनी साफ आवाज में अपना नाम लिया। अगर तुम डर को छोड़ दोगी तो एक दिन तुम बिना अटके बात करोगी।
क्या तुम ऐसा चाहती हो? सच में? क्या मैं कह पाऊंगी? बिल्कुल, लेकिन उसके लिए तुम्हें रोज स्कूल आना होगा। आओगी ना? शिक्षिका अपनी मेज से एक बड़ी और सुंदर किताब निकालती है। इसमें कुत्ता, बिल्ली, शेर और रंग बिरंगे फूलों की तस्वीरें हैं। हर तस्वीर के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखे हैं। ये किताब देखो, इसमें कितनी सुंदर तस्वीरें हैं ना? चिड़िया, पतंग। हाँ, 1 महीने में तुम ये किताब पढ़ना सीख जाओगी। फिर मैं तुम्हें इससे भी बड़ी किताब दूंगी। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब इस गांव में कोई भी तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा। फिर कोई तुम पर हंसने की हिम्मत नहीं करेगा। लोग तुम्हें भोली नहीं, सुलेखा कहकर सम्मान देंगे। भोली को महसूस हुआ जैसे उसके कानों में घंटियां बज रही हों और अचानक उसके सूखे जीवन में बाहर आ गई हो। उसे पहली बार अपने चेचक के दागों का डर महसूस नहीं हुआ। मैं कल जरूर आऊंगी। मुझे तुम पर भरोसा है सुलेखा। जाओ, अब घर जाओ। भोली स्कूल के गेट से बाहर भागती है। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसे लग रहा था जैसे गांव के मंदिर की घंटियां उसके लिए बज रही हैं और खेतों की फसलें उसे सलाम कर रही हैं। उसके भीतर की भोली मर रही थी और एक नई सुलेखा का जन्म हो रहा था। समय बीत गया। भोली पढ़ लिख गई। अब उसकी शादी की बात आई। बिशंभर नाथ, जो एक उम्रदाज और अमीर पंसारी था, वो लंगड़ा कर चलता था और उसके बच्चे भी थे। रामलाल की मजबूरी। अपनी इज्जत बचाने के लिए रामलाल शादी के लिए तैयार हो गया। कुछ दिन बीत गए। शादी के दिन बिशंभर बड़ी धूमधाम से आया। जब भोली के चेहरे से घूंघट हटा तो बिशंभर ने उसके चेचक के दाग देख लिए। उसने शादी करने के लिए 5,000 रुपए की मांग कर दी। रामलाल ने अपनी पगड़ी उसके पैरों में रख दी और रोते हुए पैसे दे दिए। जैसे ही बिशंभर माला पहनाने लगा, भोली ने हाथ बढ़ाकर माला को आग के हवाले कर दिया। भोली ने साफ और स्पष्ट आवाज में बिना हकलाए कहा कि वो इस लालची और कायर आदमी से शादी नहीं करेगी। लोग हैरान थे कि गूंगी गाय जैसा व्यवहार करने वाली भोली आज इतना बोल रही है। बिशंभर अपनी बारात लेकर वापस चला गया। अब तुमसे शादी कौन करेगा? भोली ने शांति से कहा कि वो अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा करेगी और उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहां उसने शिक्षा ली है। उसकी टीचर ये सब दूर खड़ी देख रही थी और उन्हें अपनी कलाकृति भोली पर गर्व था। सीख: शिक्षा व्यक्ति को आत्मविश्वास और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की शक्ति देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और ऐसी ही मज़ेदार और सीख भरी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।